Hello, 10th graders. Today I'm here with all the most important questions of Chapter 1 Chemistry Class 10. That is chemical reactions and equations. MCQs and assertion reason is the most trickiest part in the exams to address, and most of the students find it difficult to address MCQ in a right way and assertion reason. You know why? Because they don't know the right trick to address such kind of questions. अब वन बाय वन इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू कि आपको अगर एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे तो आपको कैसे करने हैं और असर्शन रीजंस को आपको कैसे डील करना है. टू एड्रेस एमसीक्यूज चिल्ड्रन यू जस्ट टेक इट एज अ मिनी चैलेंज एंड इट इज लाइक अ ट्रेजर हंट. ट्रेजर हंट खेलते हो आप लोग. ट्रेजर हंट में क्या होता है, यू हैव समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम अ बल्क ऑफ अननेसेसरी थिंग्स. Similarly, in MCQs as well, MCQ में कैसा है, एक treasure hunt के जैसा है. So you have a bunch of wrong options. Among those wrong options, you have to find out the right one. So in order to find out that right option, आपके पास दो techniques होती हैं. अब वो दो techniques क्या है उसको समझते हैं. These two techniques, first, you know the right answer. You read all the options very well and find the right answer. अब दूसरा केस होता है जिसमें बच्चों को नहीं पता चलता कि राइट आंसर क्या है. तो अब वील टेक द अनदर पार्ट टू एड्रेस सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज. अब ऐसे वाले एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि राइट ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या. तो हम उसमें थोड़ा सा अलग चलेंगे और हम जो फॉर श्योर हमें पता है कि ये ऑप्शन तो फिट नहीं होगा या ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है, हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे. सो मेरी टर्म्स में उस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. लाइक मैथ्स में हम एलिमिनेशन करते हैं, वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं. यहाँ पे आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड कि आपके पास क्या रह गया. जैसे हम जब केबीसी खेलते हैं तो हमारे पास 50-50 होता है, 2 रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. तो आप वहां पे ऐसा सा साइकोलॉजी रखो और जो 2 रॉन्ग ऑप्शंस है उन्हें एलिमिनेट कर दो. आगे देखो, डू यू हैव एनी मोर रॉन्ग ऑप्शंस एंड देन पिक आउट वन आउट ऑफ दी ऑल. So एक मेथड होता है जिसमें you know the right answer, you read each and every option carefully and you find out the right answer. The second way is to address MCQs is to start eliminating the wrong options. अब assertion reason को कैसे देखें मैम? Assertion reason में हमें बहुत ट्रिकी लगता है, समझ ही नहीं आता. सो गो बैक टू योर जूनियर क्लासेस जहां पे मैम कुछ स्टेटमेंट्स देती थी और आपसे पूछती थी ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ. तो सिमिलरली असर्शन रीजन को भी आपको कैसे लेना है, आप या तो उसको ट्रू स्टेटमेंट के जैसे ट्रीट करेंगे या फॉल्स. रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क इट एज ट्रू और फॉल्स. अब अगर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मींस असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट, देन यू हैव द सेकंड थिंग टू डू टू फाइंड आउट वेदर द रीजन स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन स्टेटमेंट और नॉट. अब आपको क्या करना है, असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स के जैसे लेना है. तो जब आप ट्रू और फॉल्स के उस तरह उसे ट्रीट करेंगे तो वो हमें एंजाइटी नहीं देता. असर्शन रीजन में बच्चे फाइंड इट ट्रिकी, सो वी गो स्टेप बाय स्टेप. रीजन है नहीं है बाद में देखेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड. बट समहाउ अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू आ जाती हैं तब आपका सेकेंड स्टेप आएगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता. एमसीक्यूज हो चाहे असर्शन हो, आपको रोड लर्निंग कभी भी हेल्प नहीं करने वाला, आपको कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा. जो कॉन्सेप्ट आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, वो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको हेल्प करते हैं एमसीक्यूज और असर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए. So in today's session, I will be dealing with certain MCQs. We will together solve some MCQs and I'll try to explain you कि आपको अगर कोई MCQ आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है. बहुत से बच्चों को चीजें याद होती हैं बट उनको एप्लीकेशन नहीं आता, तो उसको हम रोड लर्निंग में काउंट कर लेते हैं. सो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अगर आपको आ जाएगा तो एमसीक्यू और असर्शन रीजन आपके लिए सुपर इजी हो जाएंगे. सो लेट्स मूव अहेड and start solving the MCQ session. First, I will be taking MCQ session with all of you. Then I will be taking assertion reason session. So this is the session 1, which is MCQs, multiple choice questions. So we'll solve one by one. So here is the first question which is on my screen. Which of the following
is, are an endothermic process or processes? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेसेस एंडोथर्मिक है. इज और आर यहाँ पे बहुत ध्यान रखेंगे. मींस देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शन विच इज करेक्ट इन दिस. राइट. तो उसने आपको दोनों क्लूज दे दिया. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हीट एवॉल्व होती है. तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस हमारा सबलाइन कर रही है, मींस वो हीट एब्सॉर्ब कर रही है. सो सबलाइन कर देगी तो वो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस बेसिकली टर्निंग ड्राई आइस सॉलिड टू वेपर फॉर्म. सो इसमें क्या हो रहा है? वो हीट एब्सॉर्ब कर रही है एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स. दे रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस. वो खुद से हीट रिलीज कर देंगे और वेपर से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. सो ये हीट रिलीज होने वाला कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है. सो दिस इज एंडोथर्मिक. तो मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रेट अवे एबीसीडी पर जंप नहीं किया. I've applied the concept. मैंने पहले ही मार्क कर लिया कि मेरा एक्सो कौन सा, एंडो कौन सा है. Now it is very easy for me to find out. So second is endothermic reaction, fourth is endothermic reaction. Now start finding out. So option D is correct, in which second and fourth both are endothermic reactions. So with this, let's move to the next one. So select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light. अब मैंने आपको अपनी वीडियो में भी समझाया है जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाया है. डिकम्पोजिशन अगर हमें डिकम्पोजिशन करना है और हम लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं टू स्प्लिट द कंपाउंड, तो वो एलिमेंट हमेशा कैसे, वो कंपाउंड हमेशा कैसे एलिमेंट का होगा? हमेशा वो लीस्ट रिएक्टिव का होगा. तो आयरन मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक होता है, सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव. तो हमारे पास दो ही एग्जांपल्स थे उसमें. वन इज सिल्वर ब्रोमाइड एंड अनदर वन इज सिल्वर क्लोराइड. right? And calcium carbonate is decomposed via heating, we know that, and ये moderately reactive. तो moderately reactive वाले कैसे होते हैं? वो heat से decompose होते हैं. least reactive वाला आपका light से decompose होता है. तो यहाँ पे मेरी road learning काम नहीं आई, यहाँ पे मेरा concept application काम आया है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया था. Right? So next, let's quickly move to the next one. Consider the following chemical equations. 1 and 2. So in equation 1, this is my equation 1 and this is my equation 2. The correct statement about these equations is, अब इसके बारे में correct statement क्या है? Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2. Clearly, magnesium comes up above hydrogen in the reactivity series, so it has displaced and formed the corresponding salt and hydrogen gas is evolved क्योंकि ये किसके साथ reaction हो रहा है? एक mineral acid के साथ हो रहा है. We have next one sodium hydroxide and hydrochloric acid. So ये कैसा reaction हो गया बच्चा ऊपर वाला? This is displacement reaction. कैसा रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोथ आर कंपाउंड. डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए द वेरी इजी वे इज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे दोनों ही कंपाउंड होते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. तो यहाँ पे हम क्लियरली एक्सचेंज ऑफ आयंस देख पा रहे हैं. सो ऑप्शन, लेट्स रीड द ऑप्शन. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशन, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या सेकंड डिकम्पोजिशन है? नो चिल्ड्रन, सेकंड हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. तो सेकंड इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now we should be knowing that in double displacement reaction the exchange of ions takes place. So first option हमारा यहाँ पे wrong हो जाता है. Second option, first displacement, second is double displacement. अब हम confident भी हैं. क्यों? क्योंकि हम ऊपर concept apply करके समझ चुके हैं. Right children? So option B is the correct one. Both 1 and 2 आगे भी पढ़ लेते हैं. इतना confident होना है but over confident नहीं होना. Both 1 and 2 are displacement reactions. दोनों 1 और 2 कैसे हैं?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है? नो, हम ऊपर समझ चुके हैं कि ऊपर फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन. Which of the following is not a physical change? इनमें से अब ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं, these are super challenging. Why I'm saying these are super challenging? Because we have the tendency to find out. हमारे न्यूरॉन्स ट्रेंड है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना. तो बच्चे often to miss out this word not. So that is why I'm stressing out here. नॉट पे आप बहुत ध्यान देंगे. इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो हमें फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं होगा? जो केमिकल होगा. तो हम फटाफट से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, अगेन स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज है. डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये भी एक फिजिकल चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा. कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी एक फ्यूल है, और जब भी कोई फ्यूल, आई हैव एक्सप्लेन यू, जब भी कोई फ्यूल में कंबशन होती है तो हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एज वेल एज वाटर इज फॉर्म. सो हियर वी कैन सी दैट इन दिस रिएक्शन टू न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. इसमें दो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस बिकम्स अ केमिकल चेंज. सो व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फिजिकल चेंज? दैट इज ऑप्शन डी. इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट. Now let us move further to the next one. Which of the following statements about the given reaction are correct? पहले हम रिएक्शन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. ये वो रिएक्शन आप देख रहे हो, वाटर का स्टेट कौन सा है? गैसियस. तो इसमें हमने आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट किया है और फेरोफेरिक ऑक्साइड बना है, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. राइट. अब इनमें से कौन सा रिएक्शन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट है? एक बार पढ़ लेते हैं. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. चेक कर लो, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? वो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. तो आप इसमें स्टडी करेंगे. तो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, करेक्ट. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है. इस वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कॉल इट ऑक्सीडेशन. एंड आप यहां से यहां देखेंगे, दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन कॉल इट रिडक्शन. तो यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है. वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है? water is acting as an oxidizing agent. अब reducing agent and oxidizing agent, again यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. जो ऑक्सीजन ले रहा होता है वो reducing agent होता है, और जो दे रहा होता है एजेंट जिससे आप कोई काम करवा रहे हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होगा? ऑक्सीजन को देना. राइट. सो वाटर ने यहाँ क्या किया है? ऑक्सीजन दे दी है आयरन को ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. तो वाटर क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन ने ऑक्सीजन ले ली है, तो आयरन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट. राइट. सो नाउ वी हैव अप्लाइड द होल कॉन्सेप्ट. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये स्टेटमेंट सही है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है. क्या वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट है? नो, वाटर ने कोई ऑक्सीजन थोड़ी लिया है कि जो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. क्या वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ प्रोवाइडर ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसीवर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सो इट हैज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन, सो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट. So first, second and fourth, option C is correct. तो ये हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, डो नॉट रश टू जंप ऑन द कंक्लूजन, रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन केयरफुली, apply your concept and then conclude the answer. Initially, when you start practicing this technique, you may take a little time, but gradually you gain the expertise and you will be able to address your MCQs in the right way and in the right direction. Now, next question is when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube. अब आपने क्या किया? आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड
को ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या ऐड किया है आपने, ग्रैनुलेटेड जिंक, एंड देन उसको आपने वार्म किया है, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस. यू हैव टू फाइंड आउट that the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation. अब यहाँ पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है. द फर्स्ट वन, कि आपका रिएक्शन सही तरीके से एक्सप्रेस हो, मीन्स जो आपके एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूलेज हैं वो सही होने चाहिए, और बैलेंसिंग भी सही होनी चाहिए. बैलेंसिंग चेक करने का सबसे इजी तरीका होता है टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज द प्रोडक्ट साइड. तो अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चा, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, इट गिव्स ZnO2. No, children, this is wrong because zincate is ZnO2 2 minus. So sodium zincate is Na2ZnO2. So Na2ZnO2 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया, राइट. अब वी नीड टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट आउट ऑफ द टू. अब हम इसको एक और तरीका, एक वाटर एक हाइड्रोजन बन रहा है और एक वाटर बन रहा है. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे, बैलेंसिंग चेक कर लो. बैलेंसिंग में अगर आप चेक करते हो तो इट हैज 2 सोडियम एंड 2 सोडियम हियर, और आप फोर्थ वाले ऑप्शन को देखोगे तो इट हैज 2 सोडियम हियर एंड 2 सोडियम हियर. सो विच वन इज द ट्रू? बोथ में अब आपकी बैलेंसिंग आपने चेक करी, बैलेंसिंग आपके दोनों में क्या है, सही है. अब आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आपका कोई हाइड्रोक्साइड बर्न होता है तो हमेशा में जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. So again, we have applied the concept and option B is the correct one. Now let's quickly move to the next MCQ in which you can see again a reaction. तो आप देख रहे हैं आपके सारे जो MCQs हैं वो रोट लर्निंग से नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से होंगे. So we have MnO2 gives plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. So the reaction given above is a redox reaction because in this case MnO2 is oxidized. अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आप सारे ऑप्शंस में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस पूछ रहे हैं. तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है? जो ऑक्सीजन को रिसीव करता है, राइट, एंड हाइड्रोजन को देता है. गिवर ऑफ हाइड्रोजन एंड रिसीवर ऑफ ऑक्सीजन इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. सो अगर हम MnO2 को देखते हैं, सो MnO2 here it has turned as from MnO2 to MnCl2. So what has happened here? Loss of oxygen. So reduction has happened, right? So when you are talking about HCl, आप HCl की बात कर रहे हो, right? And moving to Cl2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? Loss of hydrogen. So ये क्या हो रहा है? Loss of oxygen. And loss of oxygen is reduction, right? And here you can see loss of hydrogen, and loss of hydrogen is oxidation, children. तो ये एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आपको दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी, राइट. सो हियर रिडक्शन इज हैपनिंग इन MnO2. रिडक्शन किस में हो रहा है बेटा? मैग्नीज डाइऑक्साइड में हो रहा है. तो ये खुद क्या हो जाएगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड. मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, राइट चिल्ड्रन. एंड अगर आप HCl की बात करोगे, HCl ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. जो रिडक्शन करता है वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है. तो MnO2 इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड. एंड आप HCl की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, so that will be substance oxidized. जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो रिडक्शन कर रहा है वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है. So this manganese dioxide is substance reduced and HCl is substance oxidized. अब सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. MnO2 is oxidized and HCl is reduced. Is that so? No, this is wrong. HCl is oxidized. क्या ये बात सही है? Yes, this is right. MnO2 is reduced. ये बात भी सही है. लुक फॉर द फोर्थ ऑप्शन जिसमें वो बोल रहा है कि ये MnO2 रिड्यूस हुआ है एंड HCl ऑक्सीडाइज हो गया है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. तो जल्दी में नहीं करना. अगर ये काम जल्दी में कर दोगे तो आप HCl को ऑक्सीडाइज देके फटाफट से ऑप्शन मार्क करोगे और आगे चलोगे. यू हैव टू give chance to each and every option and read it carefully and then move ahead, children.
Now let us move ahead to the next question, in which of the following statements about the reaction below are incorrect. अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है? लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो इनकरेक्ट बताना है. यहां पे भी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूं, बहुत ध्यान देखना है. नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा आंसर्स में क्या ढूंढता है? करेक्ट. तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? करेक्ट. और जल्दी में हम इनकरेक्ट पूछने पर भी क्या मार्क कर देते हैं? करेक्ट मार्क कर देते हैं. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. तो फिर से हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम फटाफट से हमें ऑप्शन क्लिक हो जाएगा. इज लेड गेटिंग रिड्यूस्ड? जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूस होता है, राइट? सो लेड इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड? नो, बिकॉज जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग, मैंने आपको अपनी वीडियो में समझा रखा है रेडॉक्स रिएक्शन की, कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, सब्सटेंस रिड्यूस फाइंड आउट कर रहे हैं या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? ये सारी चीजें आपको रिएक्टेंट स्पीशीज में मिलती हैं. तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बात ही नहीं है, तो प्रोडक्ट है, तो इसमें तो हम रिड्यूस्ड की बात ही नहीं करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी एक प्रोडक्ट स्पीशी है, इसमें भी हम ये बात नहीं करेंगे. तो वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, राइट? सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास दो इनकरेक्ट आ चुकी है. लेट्स सी कि थर्ड वन क्या है. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो कार्बन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो कार्बन क्या हो जाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. और लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्सटेंस रिड्यूस. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें मार्क क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन 1 इज राइट, वेयर ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर? अब फिर से उसने बता दिया कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. आर डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहली चीज कि आप देखेंगे कि वो रिएक्शन दो कंपाउंड्स के बीच में हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होता है. तो पहला ऑप्शन तो यही क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है. सेकेंड में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि these are two compounds where sodium and barium both are metals and sodium is being more reactive than barium. यहाँ पे हम exchange of ions clearly देख पा रहे हैं. So this is double displacement. तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया सही वाला. C plus O2 gives CO2. तो यहाँ पे दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड बना रहे हैं. तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सुटेबल नहीं है, राइट? CH2 is basic. CH2 plus O2 gives CO2. It should be CH4 basically. Plus O2 gives CO2 plus H2O. So this is a kind of combustion reaction जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है. So ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है. So here only second one is the double displacement reaction. Second only. So option B for us is correct. तो straight away जब भी आपके पास मल्टीपल करेक्शंस आती हैं, आप जंप नहीं करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड रखेंगे और आप उससे फाइंड आउट करेंगे, तब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी. यू विल नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शंस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? So this question is related to the effects of oxidation in everyday life, and oily food may what they are prone to. They are prone to become rancid. Their unpleasant smell will come. The taste will go unpleasant. So कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज द फर्स्ट ऑप्शन. अब ऑक्सीडेशन से तो हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो कैसे ही दे सकते हैं? वी हैव टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, एंड रैंसिडिटी इज नथिंग बट एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट. अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन तो सही है क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस होती है, बट इसके साथ इन्होंने यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन दे दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है.
कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिकॉज कार्बन डाइ हीलियम इज वेरी लाइट गैस एंड इट इज अनरिएक्टिव, तो ये हमारे लिए सही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया जाता। हीलियम एंड नाइट्रोजन बोथ आर राइट, बट नाइट्रोजन इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं, हीलियम हमें बुक में नहीं पढ़ाया, बट हमें पता है कि ये एक अनरिएक्टिव और नोबल गैस है, सो दैट कैन बी यूज, क्योंकि पर्पस क्या है, एक ऐसे बैरियर को ले आना जो ऑक्सीजन को कंटामिनेट ना करने दे, ऑक्सीडाइज ना करने दे आपके फैटी और ऑयली फूड को। बट हीलियम जनरली हम क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज इफ यू नो हीलियम इज द लाइटेस्ट नोबल गैस, गैस बलून्स में हम हीलियम को फिल करते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग अवे। तो आप खुद से सोच के देखो कि अगर हम किसी फूड आइटम में हीलियम गैस से फ्लश कर देंगे, सो व्हाट विल हैपन, दैट फूड पैकेट विल स्टार्ट फ्लोटिंग एंड फ्लाई अवे। But here, when we have these options, among all the options, option D is the correct one. Moving ahead, the next MCQ. The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. So decomposition of potassium chlorate is used to prepare oxygen gas in the laboratory. अब इसमें भी आ गया कि which of the following statement is and are correct about the reaction. हमारा 2026 में competency level बढ़ने वाला है, so that means आपके लिए चीजें challenging होने वाली हैं. So अगर आप एक सही तरीके से और एक सही टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, then you will be able to nail it to your best. So it is the decomposition reaction and endothermic in nature. अब ये decomposition reaction है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये endothermic, दी सारे decomposition reaction heat को absorb करते हैं तभी वो split कर पाते हैं, तो this is also right and I've told you, जहां मैंने आपको जिस वीडियो में मैंने आपको decomposition reaction समझाया है उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, और जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है, वी विल ऐड द लिंक इन द captions and you will be able to reach to the video directly. So it is the decomposition reaction and endothermic reaction, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब वो बोल रहे हैं इस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, बट हमारे पास इस आर वाले नहीं है, फिर भी हम आगे ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसमें कोई टू सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन नहीं हो रहे हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब हम एक्सोथर्मिक बात कर रहे हैं तो हीट रिलीज हो रहा है, अब हम बोल चुके हैं ऊपर भाई कि ये तो हीट यूज कर रहे हैं, और ये कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट टोटली, आई एम कॉन्फिडेंट ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, नो, पोटेशियम है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, और जो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है उसको फोटोलिटिकली कैसे डिकम्पोज कर दोगे, हीट तो चाहिए ही चाहिए ना। अब क्लोरेट बना रहे हैं कंपाउंड, तो ये हीट से स्प्लिट हो जाता है इजिली अलोंग विद द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द रिएक्शन बूस्टर, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक है, ये भी गलत है कहना, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड करेक्ट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन ए। Moving ahead to the next question, we have which of the following are combination reaction? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, तो हमें सिंपल देखना है किस रिएक्शन में दो सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। सो पोटेशियम क्लोराइड अभी हमने पीछे वाले एमसीक्यू में किया था, द लास्ट वन। सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो सिंपलर कंपाउंड्स हैं जो आगे एक फर्दर कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या हम इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें भी दो सिंपल सब्सटेंसेस एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अगेन गो बैक टू द कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स के भी बीच में हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स भी होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड भी होता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 is talking about combination of two compounds and option 3 is talking about combination of an element and element together. Right, now let's move on to the fourth option. Clearly this is displacement reaction in which zinc, being more reactive than iron, displaces iron from its corresponding compound and form its own salt. So
We need second and third. These two are representing the combination reaction. So do we have the option with second and third? Yes, option D is the right one. Now let's move children to the next one. अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें? Sometimes you get these questions, right? In which अब where बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए तो फर्स्ट टाइम आया अभी तक. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, यू थिंक स्टार्ट लुकिंग ए क्यू एंड दे स्टार्ट चेकिंग फॉर ईच ऑप्शन ए बी सी डी करके चेक करते हैं. इट इज ऑलवेज द रॉन्ग वे टू एड्रेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. The right way is to get the answer done with the concept you can apply and just find out the right one, right combination. तो हम कैसे करेंगे? C plus O2 gives CO2. What type of reaction is it? This is combination reaction. तो मैंने अपने रफ वर्क में यहाँ पर लिख लिया, right? I am writing that A to Q, right? AgBr photolytically decomposed to gives Ag plus Br2, right? यहाँ पे थोड़ा सा mistake है. So this is a kind of decomposition reaction. So B to R. Zinc plus copper sulfate. So this is again a displacement reaction. C to P. And D is the oxidation reaction. D to S. अब आप फटाफट से, अब आपका सब कुछ सॉर्टेड है, आपने अपना टाइम सेव कर लिया. आपको 80 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, राइट? जिसमें आपको LAQ, SAQ, MCQs, assertion, reasons सभी टाइप के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है. So you should know the right hacks to crack them in the right way. So AQ कहाँ है? AQ वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए. BR CP DS. We are done. Simple. Moving ahead. Which of the following reactions is different from the remaining three? इनमें से कौन सा रिएक्शन रिमेनिंग 3 रिएक्शन से डिफरेंट है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? सबको कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है. NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. तो इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? And next one is CaO plus H2O gives CaOH whole twice. So यहाँ पे combination of compounds देखने को मिल रहा है. So this is combination reaction, right? KNO3 plus H2SO4 gives this. So this is again the exchange of ions. K is above in the reactivity series, placed above hydrogen. So this is again double displacement reaction. Then in Cl2 plus H2O, this is again exchange of ion, double displacement reaction. So कौन सा हमें clear है? कौन सा अलग है? बिल्कुल भाई बता दो. Which one is different? That is option B. Now quickly moving ahead to the next one. Identify the product X obtained in the chemical reaction. अब इसमें तो उसने identification मांग लिया, तो sorted है. If you know the reaction well and you know what do we get on decomposition, हमें क्या मिल रहा है? हीट से डिकम्पोज करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव है भाई. और ये क्या बनाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देता है CaO, which is calcium oxide and commonly known as quicklime. ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस वाले MCQ में सिंपल MCQ है जिसमें आपको आपकी मेमोरी हेल्प करेगी, right? Concept and memory. It's a combination of concept and memory. Next, children, complete the missing variables X and Y. अब इसमें वेरिएबल्स कैसे आ गए? X and Y कहाँ प्लेस्ड है? कैन यू सी? ब्रैकेट में हम क्या लगाते हैं बेटा? ब्रैकेट में हमेशा हम फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करते हैं कंपाउंड्स की, राइट? ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करते हैं? फिजिकल स्टेट्स. So we have lead nitrate and potassium iodide. So this is a reaction in which lead iodide, और lead iodide तो हमेशा एक PPT फॉर्म करता है येलो कलर की. बताया था आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम. और प्रेसिपिटेट का मतलब ही है इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट. तो X क्या होगा? सॉलिड होगा. और Y प्रेसिपिटेट किस में बनता है? विद इन द सोल्यूशन. सो Y क्या होगा? एक्वस. जब भी कोई सोल्यूशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AQ. AQ stands with aqueous. So here the application of concept is done. X is S and Y is AQ. So option D is the right one. So let's move ahead now. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज देयर इन द सैंपल पेपर लॉन्च्ड बाय CPSC फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम.
अब ये क्वेश्चन कैसा है, आप देखो अभी तक के जितने भी हम क्वेश्चंस लास्ट ईयर के करते आ रहे हैं, पीवाईक्यूज करते आ रहे हैं एमसीक्यू के, ये सारे के सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें उसने इंफॉर्मेशन बढ़ा दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन दीज रिएक्शन। अब आपको इसमें दो चीजें बतानी है कि इनमें से कौन सा वाली इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन बताती है और पी और क्यू की वैल्यू क्या है। अब पहले फाइंड आउट कर लेते हैं पी और क्यू कहाँ प्लेस्ड है। सो पी और क्यू कोफिशिएंट की फॉर्म में, और कोफिशिएंट में हम बैलेंसिंग नंबर्स लगाते हैं। तो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। सो Fe2O3 plus Al gives Al2O3 and plus Fe। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, राइट। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये वाला तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही है। अब सेकेंड रिएक्शन क्या है आपका, दिस इज carbon and hydrogen both are getting oxidized. So this is also marked as a redox reaction, children. So here both the equations are redox. तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली इक्वेशन 1 और ओनली इक्वेशन 2 है। सो हमारे पास कौन से दो ऑप्शंस बचे हैं, बी एंड डी, जिसमें दोनों इक्वेशंस को रिडॉक्स बताया गया। अब हमें पी और क्यू के लिए वर्क कर लेते हैं। अब पी के लिए वर्क करते हैं। पी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एफ, Fe आयरन। सो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितने एटम्स हैं, 2। तो प्रोडक्ट पे भी बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएंगे। सो P इज 2 चिल्ड्रन। P क्या है हमारे पास, P इज 2, राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं Q। Q इज विद वाटर, राइट। सो हाइड्रोजन के आगे लगा हुआ है हेयर, हाइड्रोजन इज 10 टाइम्स 2 मेक्स इट 20, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है, तो हाउ विल यू मेक हाइड्रोजन एटम 20 बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10, राइट। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और P की वैल्यू क्या है 2। सो अब देख लो यहाँ पे P 2 है और Q 4 है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम रॉन्ग मार्क करेंगे। सो द राइट ऑप्शन बिकम्स P 2 Q 10। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। पहले ऊपर जो वर्किंग है वो कर लो, देन वर्क ऑन द ऑप्शंस। Moving ahead to the next MCQ, which is again in the sample paper of 2026. An iron nail is added to each of the test tubes P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate. अब हमने क्या किया है, हमने आयरन नेल ऐड कर दिया। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब P है और एक टेस्ट ट्यूब Q है। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है। इन दोनों में से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। इन टेस्ट ट्यूब P, आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग एंड टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन, नो। अब कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, अब आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यू हैव टू रिकॉल योर रिएक्टिविटी सीरीज वेयर यू नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट सॉल्यूशन में से आयरन इन्हें डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर अगर निकल के आएगा तो वो कैसा कलर देगा, वो रेड ब्राउन कलर देगा, बिकॉज कॉपर का अपना कलर क्या होता है बेटा, रेड ब्राउन। और सिल्वर डिस्प्लेस होकर बाहर निकल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट में से, तो सिल्वर का अपना कलर क्या होता है, सिल्वर या ग्रेइश, राइट। सो अब हम ऑप्शन अपना देख लेते हैं। वी हैव सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब P एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। टेस्ट ट्यूब P में कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर डिस्प्लेस होके बाहर निकलेगा, तो उसमें ब्राउन कोटिंग मिलेगी, यस बिल्कुल मिलेगी। और टेस्ट ट्यूब Q में सिल्वर कोटिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब Q में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। आयरन जैसे ही डालोगे वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को सेपरेट करेगा और वो सिल्वर सारा का सारा आके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा, right? So this option is absolutely right. There is no reaction in either P or Q. Absolutely wrong, क्योंकि reactivity difference है, तो reaction तो होगा। more reactive element less reactive को displace कर देता है, तो option C और D भी wrong होंगे। With this, we have finished our MCQ session. Now we are beginning with the next part, which is more tricky and you need to be more careful while solving those questions. So we will be moving ahead towards the assertion reason session.
Again, I am instructing you whenever you are addressing any question of assertion reason, read both the statements very carefully and find out for truth or lie, right? Find out for true or false, right? If both the statements are true, अगर दोनों ही statement आपके true हैं, then look for the reason. क्या reason statement assertion statement को correctly explain कर रही है या नहीं कर रही? सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अलोंग विद कॉन्सेप्ट भी आता होता है बट हमें अप्लाई करने में डिफिकल्टी होती है. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो. यू शुड नो द राइट टेक्निक कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अलग से भी आ जाए, यू गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट, लर्न टू अप्लाई इट वेल एंड यू गुड टू गो. राइट, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट असर्शन रीजन. कैसे करना है हमें? राइट फ्रॉम बिगनिंग हम एक ही तरीके से करेंगे. पहले हम इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स के जैसे ट्रीट करते हैं. कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है. इज इट ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली राइट. कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज अ ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर. जब भी आप इनको मॉइस्ट एयर से कंटामिनेट होंगे तो क्या हो जाएगा? दे गेट डिकम्पोज्ड, राइट? ये डिकम्पोज होना शुरू. क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? ये बात तो बिल्कुल सही है. सो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ट्रू. Every year enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. ये तो कंट्री का बहुत लॉस है, रिसोर्सेज का लॉस है, एंड वी हैव ऑलवेज लर्न प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अब हम दोनों स्टेटमेंट हमें ट्रू मिल गई हैं, तो अब हमें देखना है कि क्या ये सही बात तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन स्टेटमेंट को. एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, तभी तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि हम बहुत सारा अपना फिनेंसेस अननेसेसरली कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लूज कर देंगे. राइट, आयरन रिसोर्सेज को हम लूज कर देंगे इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रिक्योर इट इन अ राइट वे. सो A is true, R is true and R is the correct explanation. So इसमें आपकी कॉमन सेंस काम आई है, आपका कॉन्सेप्ट काम आया है. सो ये एक अप्लाइड लर्निंग का क्वेश्चन है. राइट चिल्ड्रन, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर. चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर. One second. Yes, change of color of copper from reddish brown to black is an example of reduction. Is that so? अब इसको हम करते हैं. कॉपर का कलर, कॉपर रेड ब्राउन से ब्लैक किस रिएक्शन में होता है ये आपको ध्यान रखना है. व्हेन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, जब भी कॉपर ऑक्सीडाइज होता है मींस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. राइट, सो कॉपर ऑक्साइड का कलर बेटा ब्लैक होता है. So this is a reduction reaction? Absolutely not. क्योंकि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख पा रहे हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन. सो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट फॉल्स. हाइड्रोजन रिमूव, क्या यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन की बात की गई है? हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? नो. और रिडक्शन में भी हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स as both assertion and reason are false. Right? So read all the four options. Both are true, correct explanation. Both true, not correct explanation. Assertion true, reason false. और कई बार आपका assertion false, reason true आता है, और आपका कई बार ऑप्शन बोथ assertion and reason are false भी होता है. So आप बहुत ध्यान से करेंगे. Moving ahead. When iron nail is dipped in copper sulfate solution, the iron nail becomes brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade. अब when iron nail को आप डिप कर रहे हो कॉपर सल्फेट में, अभी हमने पीछे एमसीक्यू किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि जो आयरन नेल है, गो बैक टू द रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन नेल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. राइट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो अब आयरन नेल बिकम ब्राउनिश होना तो जरूरी है क्योंकि आपने क्या किया? उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया. कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा? FeSO4, राइट? Fe plus CuSO4 will form what? FeSO4 plus Cu. So iron being more reactive than copper and form a ferrous sulfate solution which is palish green in color and copper is red brown. अब वो कॉपर किस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है? आयरन पे जाके डिपॉजिट हो जाता है.
right? So iron nail become brownish. क्या ये बात सही है? Yes, this thing is absolutely right. Iron nail will become brownish and its solution gets faded. So the statement is true. Equation representing the changes. But आप देख रहे हो इस equation में क्या mistake है? What is the mistake? Copper plus FeSO4 copper sulfate कैसे बना सकता है? Copper being less reactive than iron. Copper तो iron से less reactive है, तो वो कैसे ही बनाएगा बच्चा? जो चीज लेस रिएक्टिव होती है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी उससे डिस्प्लेस नहीं कर सकती. सो ये कैसा रिएक्शन है? दिस इज नो रिएक्शन, जो इन्होंने गलत लिखा हुआ है. सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट फॉल्स. तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन असर्शन रीजन का करेक्ट रहेगा? असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Assertion is true, but reason is false. Right, children? So here we are having, moving to the next one, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. बिल्कुल सही है, क्योंकि एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. सिल्वर क्लोराइड किस में टर्न हो जाएगा? आपका ग्रे कलर में हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर रिलीज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर स्प्लिट हो जाएगा वो सिल्वर में और क्लोरीन में. सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. दिस इज ट्रू. यस, इट इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बट क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? नो, बिकॉज यू नीड टू टॉक अबाउट द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. या हुआ क्या, इसको एक्सप्लेन. अब वो ग्रे कैसे हुआ है? ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसकी वजह से ग्रे हुआ है? नो, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ है फोटोलिटिकली, इसीलिए ये ग्रे में टर्न हुआ है. सो दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन. सो द स्टेटमेंट is correct, but it is not correctly explaining the assertion, right? क्योंकि assertion में आपको change in color बताया गया है, और वो change in color किसकी वजह से हो रहा है? Decomposition reaction की वजह से होता है. Change in color is a part of chemical change. और यहाँ पे तो आप second statement में कोई भी chemical change नहीं बता रहे हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ reactivity discuss कर रहे हो, जो सही बात है, बट ये आपके assertion reason को सही तरीके से explain नहीं करती. So both are true, but it is not the correct explanation. So this is option B, children. Now moving ahead to the next one. Carbon plus oxygen give carbon dioxide is an example of combination reaction. Carbon plus oxygen क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है. और ये किसका एग्जाम्पल है? यस. और आप वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो कि दो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स thus forming a simpler compound, so this is a combination reaction, so I will mark it true. In the given above equation, carbon and oxygen react to give carbon dioxide. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. अब क्या ये बात आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल कर रही है कि इसमें यही हो रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी विल मार्क ऑप्शन ए. नाउ मूविंग अहेड, a chemical equation should be balanced. क्या ये बात सही है? एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि लेवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था. उन्होंने बोला था कि एक केमिकल रिएक्शन जरूर होता है, रीअरेंजमेंट होता है, बट देयर इज नो लॉस ऑफ मास और नो गेन ऑफ मास. So the total mass on the reactant side remains equal to the total mass on the product side. Number of atoms on each element should be same on reactant as well as the product side. Is that true? बिल्कुल true है कि number of elements, atoms of each element reactant side और product side पे equal होने चाहिए. This thing is absolutely right. Right? So ये भी एक सही स्टेटमेंट है. Now be careful. इन जिफी बच्चे कहते हैं कि ये तो हो ही रहा है, बैलेंसिंग में हम यही करते हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. वो क्यों होनी चाहिए बैलेंस? बिकॉज वी सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय डूइंग द बैलेंसिंग. सो what do we do in balancing? To equalize the number of atoms on reactant side as well as product side. हम दोनों को equalize कर देते हैं. तो ये reason नहीं है, ये आउटकम है जो हम कर रहे हैं. बैलेंसिंग के लिए हम जो कर रहे हैं वो लिखा गया है, ये ट्रू है, बट ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. This question seems to be super easy, but it may confuse many of the students if they don't think wisely to address this question. Moving ahead, children, chips manufacture
Chips manufacturers usually flush bags of chips with oxygen gas. Again, the concept of rancidity, prevention from oxygen gas करना है तो oxygen कैसे flush कर दोगे? So this is false. It adds taste to the chips. No, absolutely not. Gases कभी भी taste add नहीं करती हैं. So this is again false. So both assertion and reason are false here. So quickly moving ahead to the next one, children. We are having a reducing agent is a substance which can either accept electron, right? अब reducing agent क्या होता है? Does it accept the electron? अब इसके लिए आप एक concept ध्यान रखेंगे. OIL and RIG. Oxidation is loss of electrons. Reduction is gain of electrons. हमें जो मेजरली हमारे बुक्स में सिखाया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में भी कर सकते हैं. अब वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जा रहा है. रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन ईदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. रिड्यूसिंग एजेंट कैसा सब्सटेंस होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट? सो सब्सटेंस हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन क्या है बच्चा? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो रिड्यूसिंग एजेंट इज द वन हु कैन ईदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, नो, इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स. रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बच्चा. सो हियर दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट फॉल्स, राइट? सो दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी फॉल्स. लेट मी चेक माय मार्कर. ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिडक्शन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. So A is false, but R is true. Option C is correct. Again, the concept application. So I'm stressing more and more on the concept clarification, children. Now next is the following chemical equation. C6H6, this is benzene. You will learn in carbon and its compounds. It undergoes combustion to form. Benzene भी एक kind of fuel है, और कोई भी fuel को burn करते हो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. तो क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? चेक करें. बैलेंसिंग चेक करने के जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. 6 times 2 makes it 12. So we have 12 carbon, 12 hydrogen, 14 oxygen on the reactant side. 4 carbon, 8 oxygen, 8 plus 6 makes it 14 oxygen, right? And 12 hydrogen. Oxygen कितने हैं? 6 and 8 makes it 14 altogether. Oxygen altogether is 14. Hydrogen is 12. Carbon is 4. And carbon is 12. So is this a balanced chemical equation? No, children. This is not a balanced chemical equation. So we make the statement false. In a balanced chemical equation, the total number of atoms of each element may or may not be equal. दोनों बातें चलेंगी? बिल्कुल भी नहीं. बैलेंस्ड है तो वो इक्वल होना ही चाहिए. सो रीजन भी उन्होंने यहाँ पे गलत डाल दिया है. सो बोथ assertion and reason are false. Quickly moving ahead towards the next question. We have carbon dioxide turns lime water milky. Absolutely right. And this milkiness comes due to the formation of calcium carbonate. Calcium carbonate एक white color का compound होता है जिसकी वजह से milkiness आता है. Right? अब ये बात तो सही है. So we will mark it true. कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर. अब सलीज एक न्यू वर्ड है, राइट? सलीज मीन्स होता है डिसॉल्व हो जाना और उस चीज को पोल्यूट कर देना या स्पॉइल कर देना. सो कार्बन डाइऑक्साइड, डज इट सलीज द वाटर? नो, इट डज नॉट पोल्यूट, इट जस्ट मेक द वाटर फिजी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होने से CO2, आपने ये रिएक्शन पढ़ा है चिल्ड्रन. कार्बन डाइऑक्साइड, it is water soluble gas. So when it reacts with water, it forms carbonic acid, which is H2CO3. It is not sullying the water, it is not spoiling it, right? So this makes the statement false.
इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स. सो इन दिस assertion is true but reason is false, children. And this carbonic acid is found in fizzy drinks, carbonated drinks. जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें यही एसिड रहता है, कार्बोनिक एसिड. Iron article is painted so as to prevent them from rusting. हमने पढ़ा था one of the method to prevent rusting because we are coating the exposed surface of iron so that it will not come in contact with the moisture. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. The statement is true. When the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with the oxygen and moisture. Therefore, rusting does not take place. ये भी बात बिल्कुल सही है. यही तो कर रहे हो आप. So this statement is true and this is the correct explanation because by painting we does not let the iron to come in contact with oxygen and moisture. So A is true, R is true, and R is the correct explanation of the assertion statement. Now moving ahead, chemical reaction changes the physical and the chemical state of a substance. Chemical reaction क्या करता है? वो change कर देता है फिजिकल स्टेट को और केमिकल स्टेट को ऑफ अ सब्सटेंस. अब ये हमने देखा है. अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O. इसमें हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट होता है गैस, गैस फॉर्म्स वाटर. कार्बन का जब कंबशन होता है CS सॉलिड plus O2 as oxygen forms CO2 which is again a gas. So what can you see? A physical state. तो इसमें physical state भी change हो रही है और chemical bonding की वजह से chemical state भी एक substance की change हो जाती है. So this statement is absolutely true. When electric current आप pass करोगे water में से, it decomposes to form hydrogen and oxygen gas. Absolutely right. Because water electrolytically decompose होता है. ये बात हमें पता है. And दिस मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू. क्या आप ये बात आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं. दिस इज वन जस्ट एग्जाम्पल एंड जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया गया वो एक जनरल स्टेटमेंट है फॉर ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो ए ट्रू है, आर ट्रू है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. राइट. सो नाउ मूविंग अहेड towards the next assertion reason, photosynthesis is considered as an endothermic reaction. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है बिकॉज ये फोटो सनलाइट को यूज करता है. राइट. तो जो भी this is an endothermic reaction because it is absorbing the sunlight और sunlight has lot of heat और जहां पे heat का absorption हो रहा है वो एक endothermic reaction होता है. So this statement is false. Oh sorry, this statement is true. Energy gets released in the process of photosynthesis. एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? तभी तो वो एंडोथर्मिक है. रिलीज हो रही होती तो एक्सोथर्मिक होता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो हियर assertion is true but reason is false, children. So quickly moving ahead to the next one, we have chemical reaction become faster at higher temperature. ये बात तो बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उससे आपका डिसएसोसिएशन, राइट, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स को आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, वो क्विकली ब्रेक कर जाएंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगा और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट. ये मैंने आपको अपनी केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. फिर भी अगर कोई बच्चा ये वीडियो फर्स्ट टाइम ये वाला वीडियो देख रहा है, दे कैन गो बैक टू दोज वीडियोज एंड चेक आउट. At higher temperatures, molecular motion becomes more rapid. बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे वो ब्रेक कैसे करेंगे और रीअरेंजमेंट कैसे होगा. सो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मोशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स more rapid. This is true and this is correctly explaining also, right? क्योंकि टेम्परेचर हाई करने से मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाएगा. मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होने से ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे क्विकली एंड क्विकली रीअरेंजमेंट होगा एंड क्विकली न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. दस केमिकल रिएक्शन ऑल टुगेदर क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. सो ए ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. So with this, we are winding up our assertion, reason, and MCQ sessions. All right, Jams, today you have to give a big pat on your shoulders, right? A big round of applause for all of you for completing this video and understanding all the concepts, how to address MCQs and
Assertion reason, the most trickiest part of the exams, which can help you to score full marks as well as which may become very tricky for you during the exams. So remember very well, MCQs are not about the luck. One, two, three, किया और हमारा हो गया. It's more about the logic, concept, and application. Eliminate, connect, and just apply your concept. Trust your brain. And while dealing with the assertion reason, you have to be the Sherlock Holmes, the most famous detective. So detectives का क्या काम होता है? Just to find out what is true, what is lie, what is the truth and what is lie, right, children? So आपको Sherlock Holmes बनना है. Just put your thinking caps and start solving similar kind of questions with the same concept I have taught you today in today's video. So both true, A true, R true, linked. They are best friends, right? Explaining each other. Both true, but they are unlinked. They're just roommates, but stranger. They are closely related, but they're strangers. They're not explaining. A true, R false, so that means assertion wins, reason lost. Both are true, so both are dismissed. So with this, I'm signing off.